नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आपका जो मॉक टेस्ट है एमसीक्यू, उसमें मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारी से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यू होंगे। यहाँ से आप बहुत अच्छे एमसीक्यू कर रहे होंगे और आपके टॉपिक का लगभग पूरा रिवीजन हो रहा होगा। अगर आपकी तैयारी 100% होगी तभी आप टारगेट 70 प्लस का कर पाएंगे। तो मुख्य सेविका भर्ती 2022 के लिए हमारे चैनल पर लगातार आपको तैयारी करवाई जा रही है। और एक बात सदैव याद रखिएगा कि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। क्लियर है आपको? तो लगातार जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। और आपका निश्चित रूप से यहाँ से 2 से 3 प्रश्न ऐसे लेके जा रहे होंगे जो आपकी परीक्षा में 101% देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो इससे पहले कि आपका आज का टॉपिक शुरू किया जाए, आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच चल रहा है, जिसकी ओरिजिनल फीस 550 रुपए थी, लेकिन आपको यह नहीं देनी है। मात्र 370 रुपए में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आपका सपना है मुख्य सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का, अगर आपने एक लक्ष्य लिया है इस भर्ती में अपने लिए एक सीट पक्की करने का, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। सैलरी आपकी पहले महीने की 40,000 से भी अधिक होगी और इस बैच की फीस मात्र 370 रुपए है। इसमें आपको मिलेंगे 30 से 40 मॉक टेस्ट पीडीएफ और उनका सॉल्यूशन। हर हफ्ते आपको 3 से 4 मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे और मुख्य सेविका भर्ती के जो सिलेबस है उसके हर टॉपिक पे आपको स्पेशल क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ आपको दिया जाएगा मात्र 370 रुपए में। तो अगर आपने प्रतिज्ञा ली है, आपने सपना देखा है, अगर आपने लक्ष्य तय किया है मुख्य सेविका भर्ती में अपने लिए एक सीट पक्का करने का, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से मात्र 370 रुपए में। इससे जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 94,533,66,279 पर प्रतिज्ञा लिखकर भेज दीजिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। प्लीज कोई कॉल मत करिएगा, आपको पूरी जानकारी व्हाट्सएप पर मैसेज के द्वारा ही दी जाएगी। तो जो भी आपकी समस्याएं हो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच मात्र 370 रुपए में, जो आपके सपनों की चाबी बनेगा, जो आपके लिए कामयाबी का। तो इससे पहले कि आपका मॉक टेस्ट शुरू करूं, आज का आपका प्रश्न है कि हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बताइए। आज का आपका प्रश्न है हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए है आपका, यहां पर जिंगर नहीं होगा, जिगर होगा। ठीक है, यहां पर जिगर होगा। क्लियर है आपको? जिगर, अग्नाशय, तिल्ली, छोटी आंत। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जिगर, अग्नाशय, तिल्ली या छोटी आंत? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आज का आपका पहला प्रश्न है मुख्य सेविका का कार्य क्या है? तो आपको बताना है मुख्य सेविका का कार्य क्या है। ऑप्शन ए है आपका आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री को कार्य में सहायता प्रदान करना, या ऑप्शन बी आंगनवाड़ी सहायिका को कार्य में सहायता प्रदान करना, या ऑप्शन सी ए बी दोनों, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? मुख्य सेविका का कार्य क्या है? तो यहां पर जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, ए और बी दोनों। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो मुख्य सेविका आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का वह सहायिका दोनों के कार्यों में मार्गदर्शन व सहायता प्रदान करती है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है मुख्य सेविका किस स्तर पर कार्य करती है? बताइए मुख्य सेविका किस स्तर पर कार्य करती है? ऑप्शन ए है आपका खंड स्तर पर, बी है ग्राम स्तर पर, सी है राज्य स्तर पर और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? मुख्य सेविका किस स्तर पर कार्य करती है? खंड स्तर पर, ग्राम स्तर पर, राज्य स्तर पर या इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, खंड स्तर पर कार्य करती है, यानी कि ब्लॉक स्तर पर। क्लियर आपको? ब्लॉक लेवल पर कार्य करती है। दूसरे का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो मुख्य सेविका खंड स्तर पर कार्य करती है, जबकि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का कार्य ग्राम स्तर पर होता है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश देने का कार्य कौन करता है? बताइए
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को या कार्यकर्त्रियों को निर्देश देने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए है आपका आशा का है, बी है मुख्य सेविका का है, सी है आपका ग्राम प्रधान का है, डी है आपका सभी का है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश देने का कार्य कौन करता है? तो तीसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, मुख्य सेविका का कार्य है। क्लियर है आपको? आंगनवाड़ियों को निर्देश कौन देता है? मुख्य सेविकाएं देती हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, मुख्य सेविका का कार्य क्या है? बताइए। आईसीडीएस योजनाओं की प्रगति का निरीक्षण करना, या आंगनवाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करना, या ए बी और दोनों, या डी कोई नहीं? बताइए ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? मुख्य सेविका का कार्य क्या है? जल्दी से बताइए। आईसीडीएस योजनाओं का प्रगति का निरीक्षण करना या आंगनवाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण करना। आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? पहले आप यही बता दीजिए। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। क्लियर है आपको? स्कीम, इसका स्कीम है तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो क्या आप कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? चौथे का। तो चौथे का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर आपको? ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है आपका, मुख्य सेविका का पद है, तो मुख्य सेविका का पद कहां पर आता है वो आपको बताना है। सीडीपीओ के ऊपर आता है, या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के ऊपर आता है, या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री से नीचे आता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए वरीयता का क्रम क्या है मुख्य सेविका के पद का? तो ये आपको बताना है। तो मुख्य सेविका के पद का वरीयता का क्रम क्या है? बताइए। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री से ऊपर कार्य करती है। क्लियर आपको? आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री से ऊपर कार्य करती है कौन? मुख्य सेविका। तो मुख्य सेविका का पद आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री से ऊपर होता है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, एक मुख्य सेविका के नीचे कितनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री कार्य करती हैं? बताइए। एक मुख्य सेविका के नीचे कितनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री कार्य करती हैं? ऑप्शन ए है आपका 21, बी है 22, सी है 30 और डी है आपका 25। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? एक मुख्य सेविका के नीचे कितनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री कार्य करती हैं? तो यहां पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सामान्य परिस्थितियों में 25 करती हैं। क्लियर आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है आपका, आईसीडीएस लाभार्थियों को कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? बताइए। आईसीडीएस लाभार्थियों को कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? ऑप्शन ए है आपका पोषण सेवाएं, बी है स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि टीकाकरण, और ए बी दोनों, या कोई नहीं? बताइए एकीकृत बाल विकास योजना में लाभार्थियों को कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? एकीकृत बाल विकास योजना यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सातवें का। तो सातवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। ए तथा बी दोनों। क्लियर आपको? पोषण सेवाएं भी दी जाती हैं और स्वास्थ्य सेवाओं में विशेष रूप से टीकाकरण भी किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, मुख्य सेविका आंगनवाड़ी केंद्रों की नियमित निरीक्षण करती है, तो कितने समय अंतराल पर नियमित निरीक्षण करती है मुख्य सेविका आंगनवाड़ी केंद्रों का? तो ऑप्शन ए है आपका साप्ताहिक, बी है पाक्षिक यानी कि 15 दिन पर, सी है मासिक यानी कि 30 दिनों पर, डी है छमाही यानी कि 6 महीनों पर। तो बताइए मुख्य सेविका आंगनवाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण कब करती है? तो आठवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो आठवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर आपको? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, मुख्य सेविका की जिम्मेदारी क्या है? बताइए। सीडीपीओ को समय समय पर आंगनवाड़ी केंद्रों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना, या परियोजना अधिकारी को आंगनवाड़ी केंद्रों की माल व वस्तु की जांच रिपोर्ट देना, या ऑप्शन सी ग्राम प्रधान की आंगनवाड़ी केंद्रों का रिपोर्ट देना, या इनमें से कोई नहीं? बताइए मुख्य सेविका की जिम्मेदारी क्या है? ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 9 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्लियर आपको? परियोजना अधिकारी को आंगनवाड़ी केंद्रों की माल व वस्तु की जांच रिपोर्ट देना। क्लियर आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, मुख्य सेविका का क्या कार्य है? आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री व परियोजना अधिकारी के बीच समन्वय स्थापित करना,
या ग्राम प्रधान व आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के बीच समन्वय स्थापित करना, या एएनएम और परियोजना अधिकारी के बीच समन्वय स्थापित करना, या इनमें से कोई नहीं? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? मुख्य सेविका का कार्य क्या है? तो 10वें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वो ए हो जाएगा। क्लियर आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री व परियोजना अधिकारी के बीच समन्वय स्थापित करना किसका कार्य है? मुख्य सेविका का कार्य है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के कार्य संबंधी समस्याओं का पता लगाना कार्य किसका है? बताइए, एएनएम का है, ग्राम प्रधान का है, आशा का है, या मुख्य सेविका का है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के कार्य संबंधी समस्याओं का पता लगाना कार्य है। बताइए किसका है? तो 11वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 11वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मुख्य सेविका का है। क्लियर है आपको? मुख्य सेविका का कार्य है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के कार्य संबंधी जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनका पता लगाना। अगला प्रश्न है आपका, प्रशिक्षण तथा कार्यों के बीच उत्पन्न कमी को दूर करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को कौन मार्गदर्शन प्रदान करता है? बताइए, प्रशिक्षण तथा कार्यों के बीच उत्पन्न कमी को दूर करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को कौन मार्गदर्शन प्रदान करता है? ऑप्शन ए है आपका मुख्य सेविका, बी है परियोजना अधिकारी, सी है एसडीएम, डी है ग्राम प्रधान। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 12वें का? तो 12वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, मुख्य सेविका। क्लियर आपको? कौन करता है? मुख्य सेविका करता है। मार्गदर्शन कौन प्रदान करता है? मुख्य सेविका करती हैं। क्लियर है आपको? देखिए, आप लोग बार बार ये पूछते रहते हैं कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम की डेट क्या है। देखिए, कुछ दिनों के लिए ये सब आप छोड़ दीजिए। एग्जाम आपका हर हाल में जनवरी में हो जाएगा, उसकी चिंता मत करिए आप। लेकिन अभी से आपको तैयारी करनी चाहिए, सिर्फ फोकस तैयारी पर होना चाहिए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो उसे बार बार रिवाइज करिए। मैं भी आपका रिवीजन करवाऊंगा, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा और खुद से तो रिवाइज करिए। जितना आपको पढ़ा दिया गया है उतना आप रिवाइज करिए। अगर आपने कोई किताब ली है तो उसमें से जो सबसे अच्छी किताब है अभी मार्केट में, वो यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो थ्योरी वाली बुक है, वही सबसे अच्छी किताब है। उसके अलावा बहुत सी किताबों में बहुत गलतियां दी गई हैं, इसमें भी कुछ गलतियां आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सही चीजें ज्यादा से ज्यादा कहां पर मिल रही हैं, है ना? तो उचित विकल्प आपको चुनना है और आप इसका तैयारी पूरी कर सकते हैं। क्लियर है आपको? तो अभी आप रिवीजन पर फोकस करिए, बाकी चिंताएं छोड़ दीजिए। एग्जाम तो सबके लिए एक ही टाइम पे होगा ना, तो अकेले आपकी चिंता करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि बार बार परेशान हो रहे हैं एग्जाम के लिए। अपना फोकस बनाकर रखिए और पढ़ाई पर जितना ज्यादा हो सके उतना समय दीजिए। जब आपका सिलेबस 90% तैयार हो जाए तब आप सोचिए कि एग्जाम कब होगा, जिस दिन भी हो जाए, है ना? तो विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची तैयार करके लाभ दिलवाना किसका कार्य है? यह आपका अगला प्रश्न है 13 का, कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची तैयार करके लाभ दिलवाना किसका कार्य है? ऑप्शन ए है आपका आशा का, बी है एएनएम का, सी है मुख्य सेविका का, और डी है आपका आंगनवाड़ी सहायिका का। तो बहुत ही आसान उत्तर है आपका। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची तैयार करके लाभ दिलवाना किसका कार्य है? तो ये सूचियां कौन तैयार करवाता है? ये सूचियां मुख्य सेविका तैयार करवाती हैं। किनसे? आंगनवाड़ी से। क्लियर है आपको? आंगनवाड़ी से गांव से डिटेल मंगवाती हैं और वो सूची तैयार करके ये आगे विभाग को भेजती हैं ताकि उनको लाभ मिल सके। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है आपको? सॉरी। देखिए, लगातार फोकस बनाकर रखिए अपने जीवन पर भी और अपनी पढ़ाई पर भी। अगला प्रश्न है आपका, मासिक पोषाहार रिपोर्ट तैयार करती है। बताइए, मासिक पोषाहार रिपोर्ट कौन तैयार करता है? यह मुख्य सेविका तैयार करती है, या एएनएम तैयार करती है, या आशा तैयार करती हैं, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, मासिक पोषाहार रिपोर्ट कौन तैयार करता है? तो 14वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 14वें का जो सही ऑप्शन है आपका मुख्य सेविका है। क्लियर है आपको? यह भी आंगनवाड़ी की हेल्प से पूरे डेटा इकट्ठा करती हैं और फिर पूरी रिपोर्ट तैयार करके आगे विभाग को भेजती हैं। तो 14वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है आपको?
अगला प्रश्न है आपका, परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों को प्रभावी रूप से मॉनिटर करने के लिए उनके प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग करना किसका कार्य है? बताइए। परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों को प्रभावी रूप से मॉनिटर करने के लिए उनके प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग करना किसका कार्य है? ऑप्शन ए है आपका एसडीएम का है, बी है सीडीपीओ का है, सी है परियोजना अधिकारी का है और डी है आपका मुख्य सेविका का है। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों को प्रभावी रूप से मॉनिटर करने के लिए उनके प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग करना किसका कार्य है? बताइए। तो 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रेडिंग कार्य करना मुख्य सेविका का कार्य है। क्लियर है आपको? जहां पर भी आपको ग्रेडिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न दिखे वहां पर आप मुख्य सेविका पर टिक लगा दीजिएगा। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, मुख्य सेविका का कार्य नहीं है। तो आपको इसमें से पहचानना है कि मुख्य सेविका का कौन सा कार्य नहीं है। जो यहां पर ये नहीं लिखा है ना, बहुत बड़ी वैल्यू रखता है ये, क्योंकि कई बार हम एग्जाम में जब बैठे होते हैं जल्दबाजी में इस नहीं को इग्नोर कर देते हैं और गलत उत्तर को टिक करके चलाए जाते हैं। तो आशा बहुओं को प्रशिक्षण व गाइड करना क्या ये मुख्य सेविका का कार्य है? स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन ये क्या मुख्य सेविका का कार्य है? टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाना क्या मुख्य सेविका का कार्य है? गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करना क्या यह मुख्य सेविका का कार्य है? बताइए। 16वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बताइए। तो 16वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करना यह मुख्य सेविका का कार्य नहीं है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, आईसीडीएस योजना शुरू की गई थी। बताइए आईसीडीएस योजना कब शुरू की गई थी? ए 1973 में, बी 1974 में, सी 1975 में और डी 1970 में। बताइए आईसीडीएस योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 17 का सी, 1975 में शुरू की गई थी। कब? 2 अक्टूबर 1975 को। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, आईसीडीएस योजना में पोषण का लाभ प्रदान किया जाता है। बताइए आईसीडीएस योजना में पोषण का लाभ किसे प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए है आपका आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से, बी है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से, सी है जिला से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बहुत से प्रश्न आज आपको बहुत ही आसान लग रहे होंगे, लेकिन आपका रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है ना? कई बार क्या होता है, आसान प्रश्न हम एग्जाम में गलत कर देते हैं क्योंकि हमने रिवीजन नहीं किया होता है। तो बताइए आईसीडीएस योजना में पोषण का लाभ प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, आईसीडीएस योजना के लाभार्थी कौन है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, या गर्भवती महिलाएं, या स्तनपान कराने वाली माताएं, या डी उपयुक्त सभी। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आईसीडीएस योजना के लाभार्थी कौन है? 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, या गर्भवती महिलाएं, या स्तनपान कराने वाली माताएं, या उपयुक्त सभी। तो 19 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 19 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, आईसीडीएस योजना किस मंत्रालय के अधीन है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, या स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए आईसीडीएस योजना कौन से मंत्रालय के अधीन है? तो 20 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 20 का तो सही ऑप्शन है आपका, वो कौन सा है? ए ऑप्शन। क्लियर है आपको? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन है। क्लियर है आपको? प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लियर है आपको? लगातार फोकस बनाकर पढ़ते रहिए, वीडियो पूरा देखा करिए। जब भी क्लास अटेंड करने बैठें कोशिश करिए कि पूरी क्लास कंप्लीट करें, क्योंकि इससे आपका फोकस भी बढ़ेगा और आपके अंदर आत्मविश्वास भी आएगा कार्यों को पूरा करने का। जब आप कार्य अधूरा छोड़ने लगते हैं तो इससे क्या होता है, आपका जो फोकस है वो भी बिगड़ने लगता है और आपका आत्मविश्वास भी डाउन होने लगता है। क्लियर है आपको? और आपकी पढ़ाई तो खराब हो रही होती है। अगला प्रश्न है आपका, आईसीडीएस योजना के अंतर्गत क्या नहीं आता है? बताइए आईसीडीएस योजना के अंतर्गत क्या नहीं आता है? ऑप्शन ए है आपका पोषण, बी है टीकाकरण, सी है रेफरल सेवाएं, डी है जनगणना।
तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आईसीडीएस योजना के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका 21 का, वो कौन सा है? तो जनगणना नहीं आता है आईसीडीएस के अंतर्गत। क्लियर है आपको? पोषण आता है, टीकाकरण आता है, रेफरल सेवाएं आती हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर आप सोच रहे हैं रेफरल सेवाएं क्या होता है, तो रेफरल सेवाएं वो सेवाएं होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की जाती हैं। जैसे आंगनवाड़ी केंद्र में क्या होता है कि गर्भवती महिलाएं आती हैं, है ना, और उनका पूरा देख रेख करती हैं आंगनवाड़ी, उन्हें गाइड करती हैं, उनका मार्गदर्शन करती हैं, ऐसा ऐसा करना। लेकिन जब उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत पड़ती है तो उन्हें आशाओं के पास रेफरल करती हैं या फिर अस्पताल के लिए रेफरल करती हैं, यानी कि आगे बढ़ाती हैं, है ना, उन्हें रेफर करती। जैसे आप सुनते होंगे ना हॉस्पिटल में कि रेफर कर दिया, है ना, तो वही वाला ये रेफरल है सेवाएं। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जनगणना। तो आईसीडीएस योजना के अंतर्गत पोषण, टीकाकरण व रेफरल सेवाएं आती हैं, जबकि जनगणना इसके तहत नहीं आती है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है 22, आईसीडीएस योजना के तहत कितनी सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है? बताइए, आईसीडीएस योजना के तहत कितनी सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए है आपका 3, बी है 4, सी है 5 और डी है आपका 6। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आईसीडीएस योजना के तहत कितनी सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है? तो 22 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 22 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 6। क्लियर है आपको? तो आईसीडीएस योजना के तहत 6 सेवाओं का पैकेज प्रदान किया जाता है। ये सेवाएं हैं पूरक पोषण, प्री स्कूल, औपचारिक शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य जांच व रेफरल सेवा। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, आईसीडीएस योजना के तहत केंद्र व राज्यों के बीच पूरक पोषण बंटवारे का वित्त अनुपात क्या है? बताइए, आईसीडीएस योजना के तहत केंद्र व राज्यों के बीच पूरक पोषण बंटवारे का वित्त अनुपात क्या है? ए ऑप्शन है 10-90, बी है 50-50, सी है 90-10 और डी है आपका 75-25। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आईसीडीएस योजना के तहत केंद्र व राज्यों के बीच पूरक पोषण बंटवारे का वित्त अनुपात क्या है? तो 23 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है 50-50। क्लियर आपको? 50 केंद्र सरकार करती है बहन और 50% राज्य सरकार बहन करती है। क्लियर आपको? तो आईसीडीएस योजना तहत केंद्र व राज्यों के बीच पूरक पोषण बंटवारे का वित्त अनुपात 50-50 है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में यह अनुपात 90-10 है। अगर आपको पूर्वोत्तर राज्यों के नाम नहीं पता है तो आप भारत का नक्शा उठाकर देखेंगे और जो इस कोने पे आपको राज्य दिखाई देंगे, असम हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, ये राज्य किस में आते हैं? ये पूर्वोत्तर हिस्से में आते हैं। सिक्किम हो गया। क्लियर है आपको? तो वहां पर क्या है? 90-10 है। अरुणाचल प्रदेश, क्लियर है आपको? यहां पर क्या है? 90% केंद्र सरकार देती है और 10% राज्य सरकार देती है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, 1975 में आईसीडीएस योजना कितने ब्लॉकों में शुरू की गई थी? आपको कमेंट करके बताना है 1975 में आईसीडीएस योजना कितने ब्लॉकों में शुरू की गई थी? ऑप्शन ए है आपका 70, बी है 73, सी है 33 और डी है आपका 100। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आपको कमेंट करके बताना है 1975 में आईसीडीएस योजना कितने ब्लॉकों में शुरू की गई थी। तो 24 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 24 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 33। क्लियर आपको? 33 ब्लॉकों में शुरू की गई थी। 1975 में आईसीडीएस योजना 4891 आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ 33 ब्लॉकों में शुरू की गई थी। क्लियर है आपको? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। आईसीडीएस योजना को किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा आर्थिक व तकनीकी सहायता प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए है आपका विश्व बैंक, बी है आईएमएफ, सी है एशिया विकास बैंक या डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए आईसीडीएस योजना को किस अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा आर्थिक व तकनीकी सहायता प्रदान की गई? तो 25 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। ए ऑप्शन आपका सही है, विश्व बैंक द्वारा आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान की गई थी। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। क्लियर है आपको? तो ये रहा आपका मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारी पर आधारित प्रश्नों का मॉक टेस्ट।
यहां पर आपने कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखे जो आपकी तैयारी में एक अहम योगदान करते हैं। तो आपने कितने प्रश्न सही किए उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आज आपको ये मॉक टेस्ट करके कैसा लगा, ये क्लास आपको कैसे लगी, प्रश्नों का स्तर कैसे लगा आपको, और आपका कॉन्फिडेंस कितना डेवलप हुआ, जरूर बताइएगा। जो आप लगातार मॉक टेस्ट कर रहे हैं, क्या उनसे आपको लाभ मिल रहा है, यह भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए, मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ रहेंगी। मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रहा हूं। हो सकता है कहीं पर एक आधे प्रश्नों में इधर उधर गलतियां हो जाती हों, क्योंकि इंसान है तो गलतियां मुमकिन है ना। गलतियां तो इंसानों से ही संभव है ना, कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि जो फिट कर दिया वही आएगा। कभी कभी जल्दबाजी में टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, उसके कारण गलती हो जाती है, या किताबों में गलत लिखा होता है तो उसके कारण गलतियां हो जाती हैं, है ना। लेकिन मैं अपनी तरफ से आपके लिए पूरी कोशिश करता हूं, तो आपको भी अपने लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी कंटेंट मिल रहा है उसे 101% तैयार करें, ताकि जब आप परीक्षा में बैठे हो आपके अंदर से वो सब निकल रहा हो जो एक सफल व्यक्ति के अंदर से निकलता है ना। तो पेपर देख के जब आपको मजा आने लगे तब आप समझिएगा आपने सही से मेहनत की है। तो लगातार मेहनत करते रहिए और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं, और आज का वीडियो, आज की क्लास कैसी लगी आपको, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।